इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है वो मतलब एक ऐसे विषय पर है जो आधुनिक जीवन और हमारे डिजिटल संवाद के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं उसका नाम है 13th डे द एनाटॉमी ऑफ व्हाट्सएप सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स। हाँ, और आज के इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है वो श्रोताओं को ये समझाना है कि कैसे आज के दौर के सबसे आम हैक जिन्हें हम कहते हैं वो असल में कोई तकनीकी जादू नहीं है। सही कहा। वो कोई सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान और हमारे सामान्य व्यवहार का फायदा उठाने वाले बेहद चालाक तरीके हैं। एग्जैक्टली मतलब हम सभी हर दिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। तो ये जानकारी हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लोग टेक की दुनिया पर बारीकी से नजर रखते हैं वे जानते हैं कि इन ऐप्स का बुनियादी ढांचा कितना सुरक्षित होता है। देखिए, तकनीकी खामियों या सिस्टम के फ्लॉज से ज्यादा हमलावर अब सीधे तौर पर मानवीय व्यवहार को निशाना बनाते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम हैकिंग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही कि किसी अंधेरे कमरे में बैठकर कोई हैकर बहुत ही जटिल कोडिंग कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज के विश्लेषण में जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, ये सिस्टम को हैक करने के बजाय इंसान को हैक करने की प्रक्रिया है। इसे तकनीकी भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। मतलब किसी घर का ताला तोड़ने के बजाय इसके कि घर के मालिक को बातों में उलझाकर उससे खुद ही चाबी मांग ली जाए। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण है ये। क्योंकि देखिए, डिजिटल सुरक्षा तंत्र जैसे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन वो तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमलावर सबसे आसान और कमजोर कड़ी को चुनते हैं, और वो कड़ी है हमारा इंसानी दिमाग। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। इस पूरे परिदृश्य में जो सबसे बड़ा रहस्य उभर कर आता है वो यही है कि अधिकांश व्हाट्सएप हैक तकनीकी नहीं होते, बल्कि वो सोशल इंजीनियरिंग स्कैम होते हैं। जी, ये हैकिंग नहीं है, बल्कि लोगों को धोखा देकर उनके अकाउंट की चाबी खुद उनके हाथों से मांग लेने की एक कला है। तो आज के हमारे विश्लेषण में जो सबसे पहला तरीका सामने आया है, जो सबसे आम भी है, वो है ओटीपी शेयरिंग का खेल। हाँ, ये तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? मतलब हमलावर इसे किस तरह से अंजाम देते हैं? थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से होती है। हमलावर किसी नए डिवाइस पर व्हाट्सएप डाउनलोड करता है और रजिस्ट्रेशन के समय उसमें अपना नंबर डालने के बजाय किसी और का, यानी अपने शिकार का नंबर डाल देता है। और फिर सिस्टम अपने नियमों के अनुसार काम करता है ना? बिल्कुल। सिस्टम उस असली नंबर वाले फोन पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक 6 अंकों का एसएमएस ओटीपी भेज देता है। अब हैकर के पास वो ओटीपी तो है नहीं, तो उसे बस वो 6 अंकों का कोड चाहिए। हाँ, ताकि वो सिस्टम को ये विश्वास दिला सके कि वही असली मालिक है। इसके लिए वो व्यक्ति से संपर्क करता है। वो कोई अनजान हैकर बनकर डराता नहीं है, बल्कि किसी दोस्त का या कस्टमर सपोर्ट का नाटक करता है। किसी जानी मानी कंपनी के प्रतिनिधि का रूप धारण कर लेता है। और स्रोत में जो सटीक बहाना दिया गया है वो बहुत ही मासूम सा लगता है। संवाद कुछ इस तरह का होता है, अरे मैंने गलती से आपके नंबर पर एक कोड भेज दिया है, कृपया वो मुझे भेज दें। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि वो 6 अंकों का ओटीपी कोई साधारण नंबर नहीं है। वो सिर्फ एक मैसेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो नंबर अकाउंट का संपूर्ण मालिकाना हक है। वो उस डिजिटल घर की इकलौती चाबी है। और जैसे ही कोई अपना कोड किसी दूसरे को देता है की अनुमति दे रहा होता है, बाप रे, हमलावर तुरंत वो कोड अपने डिवाइस में डालता है और उसी क्षण असली मालिक का अकाउंट उसके फोन से लॉग आउट हो जाता है। इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। जाहिर है, अकाउंट से नियंत्रण खत्म होने का मतलब सिर्फ एक ऐप का बंद होना नहीं है। निजी चैट्स, तस्वीरें और महत्वपूर्ण ग्रुप्स खतरे में आ जाते हैं। और इसके तुरंत बाद स्कैमर कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और किसी ना किसी बहाने से पैसे मांगने लगता है। लोग अक्सर ये सोचकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त किसी मुसीबत में है। जी, ये सिर्फ प्राइवेसी का हनन नहीं है, बल्कि एक वित्तीय धोखाधड़ी है। बिल्कुल। खैर, ओटीपी वाला तरीका तो समझ में आता है, लेकिन विश्लेषण में एक और तरीका सामने आया है जो हैरानी में डाल देता है। स्कैमर्स सिर्फ एसएमएस तक सीमित नहीं है। नहीं, वे बिल्कुल नहीं है। वे कॉल मी विकल्प का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिसमें एक ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन कॉल आती है। तो इसका जाल कैसे बुना जाता है?
स्कैमर पहले ही व्यक्ति को किसी बहाने से तैयार कर देता है। वो कहता है कि आपको एक कॉल आएगी, चिंता मत करो, बस मुझे वो नंबर बता दो। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही एडवांस स्कैम का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है, कॉल फॉरवर्डिंग का जाल। ये कैसे काम करता है? मतलब लोग इसमें कैसे फंस जाते हैं? इसमें स्कैमर्स लोगों को उनके फोन के डायलर में *401# जैसे विशेष कोड डायल करने के लिए मना लेते हैं। *401#। हाँ, वे इसे किसी नेटवर्क समस्या को सुलझाने का कोड या 5G एक्टिवेशन का नंबर बताकर पेश करते हैं। असल में ये भारत में कॉल फॉरवर्डिंग चालू करने का कमांड है। अच्छा, तो ये एक वैध फीचर है। बिल्कुल। टेलीकॉम कंपनियों ने ये फीचर इसलिए बनाया था कि अगर नेटवर्क ना हो तो जरूरी कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड की जा सकें। लेकिन इसी फीचर को स्कैमर्स ने हथियार बना लिया। जी, जब कोई व्यक्ति *401# डायल करता है और उसके तुरंत बाद स्कैमर का नंबर एंटर करता है, तो कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो जाती है। और फिर हैकर को व्यक्ति से कोड मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं, वो बस ऐप पर जाता है और वेरिफिकेशन के लिए कॉल मी विकल्प चुनता है। क्योंकि कॉल फॉरवर्डिंग चालू है, वो वेरिफिकेशन कॉल सीधे हमलावर के पास चली जाती है। और पीड़ित के फोन पर घंटी तक नहीं बजती। उसे भनक भी नहीं लगती और कुछ ही सेकंड्स में अकाउंट हैक हो जाता है। ये सच में खौफनाक है, बिना कोई मैसेज फॉरवर्ड किए सिर्फ एक कोड डायल करने से। खैर, अब तीसरे तरीके की ओर चलते हैं। ये बहुत ही परिचित और डरावना परिदृश्य है, भरोसेमंद दोस्त की फेक मैसेज चेन। हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जो तकनीकी रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से भरोसे की बुनियाद पर काम करता है। जब किसी के सबसे अच्छे दोस्त का अकाउंट पहले ही हैक हो चुका हो और फिर उस हैक किए गए दोस्त के अकाउंट से एक मैसेज आता है। मैसेज कुछ ऐसा होता है, भाई मैंने गलती से तुम्हें एक कोड भेज दिया है, जल्दी भेजो। अब देखिए, जब अनजान नंबर से कोड मांगा जाता है तो लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब मैसेज किसी करीबी दोस्त का हो तो शक की दीवार तुरंत गिर जाती है। बिल्कुल। और ये स्कैम एक चेन या श्रृंखला की तरह फैलता है। एक व्यक्ति फंसा तो उसका अकाउंट हैक होता है, फिर उसके अकाउंट से उसके सारे दोस्तों को मैसेज जाते हैं। ये भरोसे के रास्ते फैलने वाला वायरस है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब समाज में अक्सर ये धारणा है कि जो लोग हैक होते हैं उन्हें तकनीक की समझ नहीं होती, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत समझदार लोग भी इसमें फंस जाते हैं। जी, आखिर समझदार लोग भी अपना OTP दूसरों को कैसे सौंप देते हैं? इस बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है? इसका जवाब उन 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक हथियारों में छिपा है जिनका स्रोत सामग्री में गहराई से विश्लेषण किया गया है। वो 4 हथियार कौन से हैं? पहला और सबसे प्रभावी हथियार है जल्दबाजी। अर्जेंसी। हाँ, स्कैमर कहता है जल्दी भेजो, इससे सोचने का समय नहीं मिलता। इंसान का दिमाग दबाव में तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। हड़बड़ी में तार्किक सोच लकवाग्रस्त हो जाती है। सही कहा। और दूसरा हथियार है भरोसा, जो हमने अभी दोस्त के अकाउंट वाले हिस्से में देखा। बिल्कुल, दोस्त के नाम पर सुरक्षा दीवारें गिरा दी जाती हैं। और तीसरा? तीसरा हथियार है भ्रम पैदा करना, यानी कंफ्यूजन। जैसे व्हाट्सएप सपोर्ट या किसी कंपनी का नाटक करके उलझाना। जी, आधिकारिक भाषा और लोगों का इस्तेमाल करके वे ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि आम यूजर मान बैठता है कि वो सच में किसी अधिकारी से बात कर रहा है। और चौथा हथियार? चौथा और सबसे शक्तिशाली कारक है डर। धमकियां देना? हाँ, जैसे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। डर किसी भी इंसान से वो करवा सकता है जो वो सामान्य स्थिति में कभी ना करे। ये सच में एक आहा मोमेंट है। हाँ, ये विश्लेषण हैकिंग को एक मनोवैज्ञानिक खेल के रूप में डिकोड करता है। बिल्कुल। ये स्कैमर्स मानव मनोविज्ञान के बहुत कुशल खिलाड़ी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन जालों से बचाव और रिकवरी के तरीके क्या हैं? बचाव के लिए सबसे बुनियादी नियम यही है कि कुछ खास चीजें कभी साझा नहीं करनी चाहिए। जैसे? कभी भी अपना OTP, वेरिफिकेशन कॉल कोड, 6 अंकों का लॉगिन कोड या 2 स्टेप वेरिफिकेशन पिन किसी के साथ साझा ना करें। किसी भी परिस्थिति में नहीं। और सबसे बड़ा बचाव है 2 स्टेप वेरिफिकेशन को चालू करना। ये सेटिंग्स में जाकर अकाउंट सेक्शन के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन से किया जा सकता है। जी, वहाँ एक मजबूत 6 अंकों का पिन बनाने का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर दुर्घटना हो ही जाए, अगर अकाउंट हैक हो चुका हो तो क्या करें? इसकी एक स्पष्ट गाइड स्रोत में दी गई है। हाँ, ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। तुरंत व्हाट्सएप को फिर से इंस्टॉल करना चाहिए।
और अपने उसी पुराने नंबर से दोबारा लॉगिन करना चाहिए। जैसे ही नया OTP डाला जाएगा, जो भी हमलावर उस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था, वो तुरंत लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, एक बहुत ही बारीक जानकारी सामने आती है। यदि हैकर ने हैक करने के बाद अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन पिन सेट कर दिया है, तो क्या होगा? ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अगर हैकर ने अपना पिन लगा दिया है, तो असली मालिक को इसे रीसेट करने के लिए पूरे 7 दिन का इंतजार करना पड़ता है। पूरे 7 दिन? ये बहुत लंबा समय है। हाँ, सिस्टम असली मालिक को तुरंत प्रवेश नहीं देता। ये बचाव का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये असली मालिक के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। इसलिए गोल्डन रूल यानी सुनहरा नियम हमेशा याद रखना चाहिए। यदि कोई भी किसी भी प्रकार का कोड या वेरिफिकेशन नंबर मांगता है, तो वो 100% स्कैम है। कोई अपवाद नहीं है इसका। स्रोत में एक सटीक जवाब दिया गया है, जिसे रट लेना चाहिए। OTP प्राइवेट है, मैं इसे शेयर नहीं कर सकता। बस यही एक वाक्य बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। बिल्कुल। तो चर्चा को समेटते हुए ये बात साफ है कि सूचनाओं के इस युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा कोई एंटीवायरस नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी ढाल हमारी अपनी सतर्कता और आलोचनात्मक सोच है। ऐप में कोई तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि इंसान का भोलापन ही असली खामी है। सही कहा आपने। तकनीक से ज्यादा हमें खुद को सुरक्षित करना होगा। तो आज के इस डीप डाइव का अंत हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहेंगे। ये सवाल स्रोत सामग्री से ही प्रेरित है। जी बताएं। आज हमने देखा कि कैसे स्कैमर्स हमारे दोस्तों के लिखित संदेशों का इस्तेमाल करके हमारा भरोसा जीतते हैं। हाँ, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए। लेकिन जरा सोचिए, जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक वॉइस तकनीक विकसित हो रही है, क्या होगा जब भविष्य में यही जल्दबाजी वाला मैसेज टेक्स्ट में नहीं आएगा? ये तो बहुत डरावना ख्याल है। क्या होगा अगर वो संदेश हूबहू आपके सबसे करीबी दोस्त की घबराई हुई आवाज में एक वॉइस नोट के रूप में आए? जब आवाज बिल्कुल वैसी ही हो, भावनाएं वैसी ही हो, तब हम असली और नकली भरोसे के बीच कैसे पहचान करेंगे? जब कानों सुनी आवाज पर भी शक करना पड़े, तो हम किस पर भरोसा करेंगे? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ श्रोताओं को इस विषय पर और गहराई से सोचने के लिए छोड़ते हुए आज के इस गहन विश्लेषण का हम यहीं समापन करते हैं। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।